covered chylomicrons, VLDL and LDL, and have started with HDL cholesterol. Okay? हमने HDL कोलेस्ट्रॉल बेटा शुरू कर लिया था, याद आया? प्लीज पे ऑल योर अटेंशन हियर बेटा. So far we have completed chylomicrons, we have completed VLDL, we have completed LDL and we have started with HDL cholesterol. बेटा HDL cholesterol में हमने क्या देखा? It has reverse transport role as compared to LDL cholesterol. बेटा LDL cholesterol जैसे hepatic tissue से बेटा extra hepatic tissue तक cholesterol लेके जाता था. ये क्या करता है बेटा? It acts as a scavenger. It acts as a स्कैवेंजर. जो भी बेटा बॉडी में फ्री कोलेस्ट्रॉल है, जहां पर भी है एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू, तो लीवर की तरफ लेके आता है, एडिपोज टिश्यू की तरफ लेके आता है, लोअरिंग योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. नॉर्मल सीरम एचडीएल लेवल्स आर 30 to 60 mg per dl. रिमेंबर दिस रेंज इज वेरिएबल फॉर पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन, रीजन टू रीजन, जेनेटिक्स टू जेनेटिक्स. लेकिन बेटा ब्रॉडली से 30 to 60 मान के चला जाता है. In fact 40 to 60. 40 to 60 is the exact thing. The efficient activity of HDL is good to the body as it prevents risk of atherosclerosis and their complications. जितना ज़्यादा बेटा HDL कोलेस्ट्रॉल बॉडी में होगा, उतना फ्री कोलेस्ट्रॉल ब्लड में सर्कुलेशन में कम होगा. या LDL कोलेस्ट्रॉल से बेटा जो कोलेस्ट्रॉल रिलीज हो रहा है वो कम होगा. अब जब कोलेस्ट्रॉल कम है बेटा, when there is low cholesterol freely circulating in the blood, what will happen? Even if there is high generation of free radicals बेटा, oxidation के chances कम होते हैं. There are low chances of oxidation, and when there are low chances of oxidation of LDL cholesterol as a whole, there is low risk of developing atherosclerosis. इसीलिए बेटा HDL cholesterol is considered as anti-atherogenic, also called good cholesterol. ये देखो बेटा, ये रिसेप्टर है, एंड देन दिस इज द गोल्गी कॉम्प्लेक्स. दिस इज, जिसे कहना चाहिए कि रफ फिगर है दैट हाउ रिवर्स ट्रांसपोर्ट इज टेकिंग प्लेस. हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बेटा, ये देखो VLDL रेमनेंट्स कहां से जनरेट हो रहे हैं? हाउ दिस VLDL रेमनेंट इज बीइंग जनरेटेड? बाय द एक्शन ऑफ LPL, लाइपोप्रोटीन लाइपेज. उसके एक्शन से बेटा VLDL जब LPL VLDL पे एक्ट करता है, इट जनरेट्स LDL कोलेस्ट्रॉल, एंड द रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड VLDL remnant. This remnant is being taken inside the liver, और बाकी LCAT और CETP की एक्टिविटी से बेटा कोलेस्ट्रॉल बाहर आ रहा है फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यूज. CETP by its activity modifies HDL3 to HDL2. HDL के भी बेटा अलग अलग फ्रैक्शन होता है, HDL1, HDL2, HDL3, डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी ऑफ HDL फ्रैक्शंस ऑल्सो. बेटा जितना टोटल HDL का फ्रैक्शन होता है, ऐसा नहीं होता बेटा उसकी डेंसिटी बराबर होती है, किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है विद इन दैट HDL पार्ट ऑल्सो. इसी बेसिस पे बेटा हमने HDL को भी फर्दर क्लासिफाई किया है इन HDL1, HDL2, HDL3. नाउ CETP by its activity modified HDL3 to HDL2. CETP क्या मॉडिफाई करेगा बेटा? HDL3 को किसमें? HDL2. CETP will transform HDL3 to HDL2. HDL2 then gets internalized in hepatocytes for its final use. Remember, HDL cholesterol is internalized by hepatocytes. लेकिन कौन सा वाला? HDL2. कौन सा? HDL2. आजकल लिपिड प्रोफाइलिंग बेटा बहुत डिटेलिंग में होने लगी है. जैसे VLDL के बाद आपका क्या बनता है? IDL, इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन. उसके बाद बनता है बेटा LDL, उसके बाद बनता है बेटा HDL,
और HDL में भी आजकल 3 फ्रैक्शंस नोटेड होने लग गई हैं, HDL3, HDL2, HDL1. Cholesterol ester carried by HDL to hepatocyte is degraded to bile acids and bile salt and get excreted out. अब लीवर में बेटा कोलेस्ट्रॉल आ तो गया है, लेकिन उस कोलेस्ट्रॉल का काम क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ बाइल सॉल्ट्स, फॉर्मेशन ऑफ बाइल सॉल्ट्स. तो बेटा बाइल सॉल्ट्स ऐसे बनते हैं, यानी कि अगर आप में HDL कोलेस्ट्रॉल कम है, इफ योर HDL कोलेस्ट्रॉल इज लो, व्हाट विल हैपन बेटा? सबसे पहली चीज तो ये दिमाग में आती है कि एथेरोस्क्लेरोसिस का चांस बढ़ जाता है, विच इज नेचुरल. लेकिन सब में तो फ्री रेडिकल का लेवल बराबर नहीं रहता, वो ऑलमोस्ट ठीक ठीक ही रहता है ज़्यादातर पॉपुलेशन में. इफ देर इज लो HDL बेटा, एज अ रिजल्ट क्या होगा? लीवर में लो कोलेस्ट्रॉल आएगा, लीवर की तरफ जो कोलेस्ट्रॉल आएगा बेटा वो कम आएगा. एंड देयर विल बी लो कोलेस्ट्रॉल, देयर विल बी लो सिंथेसिस ऑफ बाइल सॉल्ट्स, हैम्परिंग योर फैट मेटाबॉलिज्म. ओके, तो बेटा बायोकेमिस्ट्री में ऐसे 2 और 2 4 किया जाता है. ओके, cholesterol ester carried by HDL to hepatocyte is degraded to bile acid and bile salt and get excreted out. Fate of HDL. HDL2 binds SRB1 receptor on hepatocytes and other cell. Transfer cholesterol and cholesterol ester to cell. रिसेप्टर का नाम याद रखो बेटा अच्छे से. जैसे वहां पे क्या था? क्लैथरिन कोटेड रिसेप्टर, किसमें? LDL में. कौन से रिसेप्टर थे? क्लैथरिन कोटेड रिसेप्टर्स फॉर LDL. यहां पे क्या है बेटा? SRB1 रिसेप्टर ऑन हेपेटोसाइट एंड अदर सेल, ट्रांसफर कोलेस्ट्रॉल एंड कोलेस्ट्रॉल एस्टर टू सेल. खाली कोलेस्ट्रॉल ही क्यों ट्रांसफर हो रहा है? याद करो बेटा, काइलोमाइक्रोन्स किसके लिए रिक्वायर्ड होते थे? डाइट्री ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल. काइलोमाइक्रोन्स उनके लिए होते थे एक्सोजेनस, जो हम डाइट में ले रहे हैं. VLDL किसके लिए होता था बेटा? एंडोजेनस ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, उसका लिपिड फ्रैक्शन वो था. LDL और HDL बेटा, LDL एंड HDL, ये दोनों किसके लिए होते हैं बेटा? एंडोजेनस कोलेस्ट्रॉल फ्रैक्शन. हालांकि इनमें कुछ हद तक एंडोजेनस ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल भी होता है, लेकिन वो फ्रैक्शन बहुत कम होता है. मेजॉरिटी फ्रैक्शन बेटा कोलेस्ट्रॉल ही होता है. तो ये चीज याद रखनी है. तो ये कोलेस्ट्रॉल बेटा यहां से आ रहा है. डिप्लीटेड HDL डिसोसिएट्स एंड देन री एंटर्स सर्कुलेशन. और वो लाइपोप्रोटीन एक बार कोलेस्ट्रॉल अनलोड कर देता है, तो उसके बाद उसका काम वहीं नहीं रुकता बेटा, वो वापस सर्कुलेशन में आ जाता है. व्हाई इट कम्स टू सर्कुलेशन? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल अभी भी तो घूम रहा है ब्लड सर्कुलेशन में खुला, फिर से पकड़ के लाएगा, फिर से हिपेटोसाइट में अनलोड करेगा, और फिर से वापस चला जाएगा टू हंट इवन मोर कोलेस्ट्रॉल. दिस इज हाउ रिवर्स ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल टेक्स प्लेस वाया HDL. और बेटा रिसेप्टर ये होता है, HDL2 binds to SRB1 receptor and these are preferentially found on hepatocytes. किस पे? Hepatocytes. HDL can bind to specific hepatic receptor SRB1, but primary HDL clearance occurs through uptake by scavenger receptor SRB1. Okay? SRB1 can be upregulated in cell when cholesterol levels are low in hepatic cells. बेटा जब सेल को कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा चाहिए होता है, एक्स्ट्रा हेपेटिक सेल को कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा चाहिए होता है, तो वो LDL रिसेप्टर अपने सेल्स पे बढ़ा लेता है. इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ LDL रिसेप्टर ऑन इट सेल. एज अ रिजल्ट क्या होगा बेटा? रिसेप्टर से ज़्यादा LDL बाइंड करेगा और वो ज़्यादा इंटरनलाइज होगा. When it internalizes more, सेल में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल पहुंचेगा. इसी तरह से अगर हेपेटिक सेल्स में बेटा, सिमिलरली लीवर ऑल्सो रिक्वायर्स कोलेस्ट्रॉल फॉर अ नंबर ऑफ बायोसिंथेटिक रिएक्शंस. लेकिन लीवर अपनी डिमांड और सप्लाई कैसे रेगुलेट करता है? बाय एक्सप्रेसिंग दीज SRB1 रिसेप्टर्स. अगर मान लो लीवर के पास बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल है, उसे अभी रिसेंट उसमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, तो बेटा SRB1 रिसेप्टर्स का नंबर बहुत कम हो जाएगा. क्या हो सकता है? एक्सप्रेस ही ना हो.
सिमिलरली अगर लीवर में कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट सडनली बढ़ जाती है, देन इट विल एक्सप्रेस अ नंबर ऑफ एक्स्ट्रा SRB1 रिसेप्टर, जिससे ज़्यादा HDL बाइंड करेगा, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल अनलोड होगा, एंड देयर विल बी more and more cholesterol intake inside hepatocytes. Understood? समझ आई बात? Defect in low HDL synthesis in liver lowers the HDL activity and increases the risk of atherosclerosis. अगर बेटा HDL कोलेस्ट्रॉल कम है तो आपका एथेरोस्क्लेरोसिस का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि बेटा LDL तो बराबर पेरिफेरल टिश्यूज में अपना कोलेस्ट्रॉल पहुंचाता रहेगा. इट विल कीप ऑन गिविंग कोलेस्ट्रॉल एंड फ्री फैटी एसिड्स टू द एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू. लेकिन जो नहीं चाहिए हमको, जितना रिक्वायरमेंट से ज़्यादा वो देता जा रहा है बेटा, उसको तो वापस HDL कोलेस्ट्रॉल ही लेके आएगा ना. अब अगर आपके पास HDL कोलेस्ट्रॉल नहीं है, then that extra cholesterol will keep on circulating in blood, will keep on sitting ideal somewhere in the body tissue, causing increased chances of free radical oxidation. Free radical oxidation. और आपको पता है जब कोलेस्ट्रॉल का, खास तौर पे LDL का फ्री रेडिकल ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है? It attracts macrophages which forms foam cell progressing to atherosclerotic plaque resulting in MI. Okay? Defect in HDL receptor on liver may abnormally increase the HDL level in blood circulation and also increase the risk of atherosclerosis. जैसे कि LDL रिसेप्टर में बेटा एक डिफेक्ट आ सकता है जिससे LDL का लेवल बढ़ जाता है. सिमिलरली बेटा अगर इस रिसेप्टर में रिस्क है डिफेक्ट का, अगर ये डिफेक्ट शो हुआ, whether it can be genetic or familial, whatever, then there can be little to no internalization in liver or hepatocytes, causing abnormally low levels of HDL. पिक्चर लो बेटा इसकी. लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल एजाइल ट्रांसफेरेज रिएक्शन, LCAT रिएक्शन एक्चुअली ऐसे होती है. ये लिखने को तो आपको कहीं नहीं आएगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए दैट एक्चुअली व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग. ये होता है बेटा लेसिथिन. देन कोलेस्ट्रॉल acted by LCAT forming this whole new complex. Okay? HDL interaction with other particles. HDL interaction with other particles. सबसे पहले देखो बेटा, काइलोमाइक्रॉन्स, Tangier disease, disruption of cholesterol transfer to HDL. आओ इसे देखते हैं. Chylomicrons will be acted upon by LPL. What is LPL? फोटो ले लो, इसकी भी एक फोटो ले लो. What is LPL? Lipoprotein lipase. Lipoprotein it will generate chylomicron remnant. It will generate chylomicron remnant. These will be entered in liver, esterified with cholesterol, then forming VLDL. VLDL कहाँ बनता है बेटा? लीवर में बनता है. कहाँ बनता है? लीवर में. तो ऐसे बनता है. देखो, सबसे पहले काइलोमाइक्रॉन्स पे LPL एक्ट करेगा, काइलोमाइक्रॉन रेमनेंट बनेंगे. क्या बनेंगे? काइलोमाइक्रॉन रेमनेंट. These will be internalized in liver. These will be internalized in liver. Then getting esterified with cholesterol, forming VLDL. Forming VLDL. उसके बाद देखो क्या होगा बेटा, LPL फिर से एक्ट करेगा, लेकिन ये LPL कहाँ है? इन द एंडोथीलियल लाइनिंग, इन द ऑफ ब्लड वेसल्स. यस, एंडोथीलियल लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स. उसके बाद बेटा क्या बनेगा? LDL बनेगा. क्या बनेगा? LDL. It will get attached to LDL receptor. It will get attached to LDL receptor on LDL receptor on LDL receptor कहाँ है बेटा? It is on extra hepatic tissue. It is on extra hepatic tissue. It is on extra hepatic tissue. यहाँ से बेटा ये अपना कोलेस्ट्रॉल अनलोड करेगा. It will unload part of its cholesterol fraction as per the cell. मान लो सेल को कोलेस्ट्रॉल चाहिए, it will unload. नहीं चाहिए तो ऐसे ही आ जाएगा.
After that, LCAT will act on it. LCAT on nascent HDL. किस पे? Nascent HDL. अबे nascent HDL कहाँ आ रहा है बेटा? ये nascent HDL भी लीवर से ही आ रहा है. Because except LDL and chylomicrons, every fraction is synthesized in liver. VLDL and HDL. Okay. उसके बाद बेटा LCAT से यहाँ से nascent HDL कन्वर्ट होगा HDL or mature HDL, and finally this cholesterol will be returned back to liver. Returned back to liver. तो बेटा ऐसे कोलेस्ट्रॉल लीवर में वापस आता है. This same returned cholesterol will further circulate via VLDL, LDL and extrahepatic tissue. और जब इनका काम खत्म हो जाता है तो LCAT की मदद से बेटा ये HDL बनाते हैं और वापस लिवर में आ जाते हैं. ओके, ये फिगर ही कम से कम आपको 2 मार्क्स दिला देगी. आपको इतना डिटेल में बताने की जरूरत भी नहीं. You just have to draw the simple flow chart and that's it. HDL and reverse cholesterol transport. Photo लो इसकी. See, this thing is progressing here. Tangier disease बेटा यहाँ पे काम करता है on nascent HDL. On nascent HDL. यहाँ पे वापस आता. अगर ये nascent HDL बेटा काम नहीं करेगा तो ये this will won't be converted into mature HDL, into mature HDL, and hence cholesterol won't be shifted back to the liver. आगे देखो सर. This cholesterol esterase along with SRB1 block is here, and then this cholesterol will be converted into bile. Next step देखो बेटा CETP, then cholesterol esterase and triglycerides, and then this VLDL and LDL fraction. Finally going inside liver. बेटा ये सब आपका ब्लड में हो रहा है. This whole, and the main motto is converting that back to liver. Now, LDL HDL ratio and cardiovascular disease. ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर. मोस्टली सीन बेटा किस किस में, जैसे हाइपरथायराइड के केसेस होते हैं. हाइपरथायराइड के केसेस तो कम मिलते हैं. सबसे ज़्यादा मॉनिटर किया जाता है डायबिटिक केसेस और LDL to HDL और HDL to LDL रेशियो. Used for diagnostic tool for sign of cardiovascular disease. A good LDL to HDL ratio is 3.5. कितना? 3.5. LDL to HDL ratio कितना जो अच्छा माना जाता है? It is 3.5. अच्छा, if the ratio becomes 3, does it means it's a good sign or it is progressing towards atherosclerosis? बोलो. 3.5 तो अच्छा माना जाता है. मान लो मेरा 3.3 आया तो आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे? अच्छा है या बुरा है? क्या है? कितने लोग कहते हैं अच्छा है? यू कैन रेज योर हैंड बेटा. क्लासरूम इज अ प्लेस टू लर्न. आप हाथ उठा सकते हैं. और कितने लोग कह रहे हैं कि ये बुरा है अगर 3.3 आ रहा है? मैथ्स ठीक नहीं है फिर आपकी, मेरी तरह. ये देखो, अगर ये फ्रैक्शन 3.5 से कम होगा, किस केस में कम होगा? जब ये HDL कोलेस्ट्रॉल का रेशियो बढ़ेगा. When this HDL cholesterol will increase, in that case only it will come below 3.5. अगर मान लो किसी का 4 है, then in that case also it is bad. It is bad. Why it is bad? Why? LDL क्या बेटा? अरे यहां देख, किसी का मान ले रेशियो 4 आ रहा है, LDL to HDL रेशियो, तो बुरा क्यों है भाई? तो पूछ रहा हूं मैं. बेटा क्या तारीख है आज?
हाँ, 4 महीने बाद 19 तारीख तक तुम भी फ्री हो जाओगे, हम भी फ्री हो जाएंगे, इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल्स, एंड आई वोंट से एनीथिंग एल्स। याद रखना, this LDL part, if this LDL fraction will increase, only in that case you will find that the ratio will go above 3.5. Basic maths. LDL above normal range is called bad cholesterol. HDL within normal range is called good cholesterol. This second line is very, very important. ध्यान से पढ़ो इसे। LDL above normal range is bad cholesterol. LDL above normal range is bad cholesterol. HDL within normal range is good cholesterol. And HDL above normal range is also bad cholesterol. Who can explain this thing? Very basic बेटा, बहुत basic चीज है ये। Why? What is the function of HDL cholesterol बेटा? It transports cholesterol back from peripheral tissue to liver, or you can say hepatocytes, है ना? Why? Because liver has the tendency or capacity to metabolize or synthesize other utilizable products from cholesterol. कुछ कोलेस्ट्रॉल या कुछ लिपिड बेटा लीवर में स्टोर भी होता है, हालांकि वो उसके स्टोर होने की प्राइमरी जगह नहीं है। विच इज द प्राइमरी प्लेस बेटा? एडिपोज टिश्यू। कौन सा? एडिपोज टिश्यू। अगर एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बेटा बढ़ता चला जाएगा, इससे दो रिस्क फैक्टर बनते हैं। सबसे पहला, देयर आर अ नंबर ऑफ ऑर्गन्स इन योर बॉडी which preferentially work on lipid and its derived fuel. Example, heart. हार्ट मसल ग्लूकोज पे नहीं चलती बेटा, वो लिपिड से चलती है। ठीक है, तो अगर एचडीएल कोलेस्ट्रॉल मान लो ज्यादा होगा, तो जो लिपिड या जो कोलेस्ट्रॉल हार्ट की तरफ भी डाइवर्ट होना होगा, वो भी लीवर की तरफ आ जाएगा, जहां उसकी जरूरत ही नहीं है। ओके। दूसरा, बहुत ज्यादा एचडीएल होने से एक चीज ये होती है that your liver eventually starts to store more and more fat, जो उसका नेचर नहीं है, which is not its nature, causing non-alcoholic fatty liver disease. Non-alcoholic fatty liver disease. हेपेटोसाइट का काम होता है बेटा मेटाबॉलिज्म को असिस्ट करना, मेटाबॉलिज्म करना, रिएक्शंस करना। सारी रिएक्शंस कहीं ना कहीं लिवर में ही होती हैं। Almost all 90% of that they are somewhat related to liver oil. लेकिन अब अगर उस जगह पे बेटा फैट स्टोर होने लग जाए तो वो तो अच्छी बात नहीं है ना। दैट इज वाई एचडीएल विदिन नॉर्मल रेंज, विदिन नॉर्मल रेंज, तभी वो गुड कोलेस्ट्रॉल है। अगर जरूरत से ज्यादा एचडीएल बढ़ा लेंगे, इवन दैट इज ऑल्सो बैड। ओके। डायबिटिक पेशेंट्स में बेटा कुछ मॉडिफिकेशंस दी जाती है। फॉर हेल्दी इंडिविजुअल्स तो बेटा इतना होता है, लेकिन क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स की थोड़ी लिपिड प्रोफाइल वैसे ऊपर नीचे होती रहती है ड्यू टू डिस्ट्रप्शन इन देयर मेटाबॉलिज्म, तो उसमें एचडीएल को थोड़ा सा और पास ऑन कर दिया जाता है, थोड़ा सा एक्सक्यूज कर दिया जाता है। मान लो 60 है, 70, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रोटेक्टिव रोल ऑफ एचडीएल इज नॉट वेरी क्लियर, लो। An esterase that breaks down oxidized lipid is associated with HDL. It is possible but not proven that this enzyme helps to destroy oxidized LDL. ठीक है, this is just for research purpose या कोई extra slide से कोई extra information. Lipoproteins facilitate lipid transport. बेटा खींच लो एक फोटोस। अभी तक जितना भी 3 क्लासेस में हुआ बेटा, all of that can be recapitulated in this. सबसे पहले व्हाट इज दिस बेटा? इंटेस्टाइन। क्या है? विच वन, स्मॉल और लार्ज? स्मॉल इंटेस्टाइन। यहां से बेटा क्या रिलीज हो रहा है या क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? काइलोमाइक्रॉन्स। कौन से एपोप्रोटीन्स होते हैं बेटा इनमें?
Which apoproteins are there in chylomicrons? पक्का? आगे देख. After that it enters capillaries. It enters capillaries. कहाँ पे एंटर कर रहा है chylomicrons बेटा? कैपिलरीज में. कैपिलरीज में बेटा एंडोथीलियल लाइनिंग पे कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? विच एंजाइम इज प्रेजेंट? लाइपोप्रोटीन लाइपेज. लाइपोप्रोटीन लाइपेज. अब बेटा जैसे ही काइलोमाइक्रोन यहाँ पे एंटर करेंगे बेटा तो लाइपोप्रोटीन लाइपेज के एक्शन से फ्री फैटी एसिड जो है वो रिलीज हो जाएगा. दैट फ्री फैटी एसिड इज रिलीज्ड. फ्री फैटी एसिड इज, इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय मैमरी ग्लैंड, मसल्स और एडिपोज टिश्यू. एडिपोज टिश्यू कैसे यूटिलाइज करेगा बेटा? से स्टोर करके रख लेगा फ्री फैटी एसिड्स को. आफ्टर दैट दिस काइलोमाइक्रोन रेमनेंट कैन कम बैक एंड बी इंजेस्टेड इन लिवर. ठीक? और this can form this HDL precursor from liver and intestine and can further be transported or channelized into LDL pathway. कौन से pathway में? LDL pathway. क्योंकि काइलोमाइक्रोन से बेटा VLDL बन रहा है by action of LPN और उसी VLDL से आपका आगे चल के ब्लड वेसल्स में बन रहा है LDL. ओके? ये सारा चीजें बेटा यहीं चैनलाइज होंगी और कहीं ना कहीं सबको लिवर में ही वापस आना. मेन थिंग इज फॉर LDL वी हैव दैट क्लैथरिन रिसेप्टर्स. कौन से रिसेप्टर्स? क्लैथरिन कोटेड रिसेप्टर्स. LDL के रिसेप्टर्स बेटा लीवर में तो होते ही होते हैं लेकिन ज्यादा एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज में होता है. कहाँ होता है? एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज. एंड HDL रिसेप्टर्स आर प्राइमरली फाउंड इन हेपेटोसाइट्स. कहाँ पे? और उनके रिसेप्टर्स पे क्या होता है बेटा? कौन सा प्रोटीन होता है? क्या कहते हैं उसे? SRB1. SRB1. ओके? ये देखो, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल इन डाइट ट्रांसपोर्टेड बाय काइलोमाइक्रोन. फैटी एसिड फ्रॉम स्टोरेज इन एडिपोज टिश्यू बेटा ट्रांसपोर्टेड बाय सीरम एल्ब्यूमिन. और टैग सिंथेसाइज्ड इन लिवर ट्रांसपोर्टेड बाय VLDL. यू कैन राइट दिस थिंग डाउन. और VLDL से ही बेटा LDL बन रहा है. क्या बन रहा है? LDL. VLDL are the precursor for synthesis of LDL cholesterol, while HDL cholesterol is being synthesized in liver. LDL cholesterol का क्या काम होता है बेटा? एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू में जो रिसेप्टर्स हैं उनके साथ जाके अटैच हो जाना, रिसेप्टर के साथ इंटरनलाइज हो जाना एंड रिलीज ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनसाइड द सेल फॉर सिंथेसाइजिंग वेरियस प्रोडक्ट्स और एनर्जी जैसी भी रिक्वायरमेंट. HDL कोलेस्ट्रॉल बेटा जो ब्लड स्ट्रीम में घूमता रहता है वो फ्री कोलेस्ट्रॉल को स्कैवेंज करता है. फ्री कोलेस्ट्रॉल को स्कैवेंज करता है वाया SRB1 रिसेप्टर्स. कोलेस्ट्रॉल उठाएगा और बेटा लीवर की तरफ उसे वापस लाएगा. इफेक्ट्स ऑफ नॉर्मल लाइपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म. नॉर्मल LP मेटाबॉलिज्म मेंटेन्स नॉर्मल लेवल्स ऑफ लाइपोप्रोटीन इन ब्लड सर्कुलेशन बाय नॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ लाइपोप्रोटीन बाय स्पेसिफिक टिश्यू, normal transformation and transport of lipoprotein in blood and normal uptake of lipoprotein by specific tissues. लिख लो बेटा ऐसा. Please write this thing down. Metabolism reduces the risk of atherosclerosis, MI and stroke. कहाँ आता है बेटा? स्ट्रोक का पेशेंट अगर आपने कभी सुना हो तो उसका कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है? क्या? मरमरिंग मत करो, जोर से बोलो, कॉन्फिडेंटली. हाँ, ब्रेन. जब आप लोग मरमरिंग करते तो पता चलता दैट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट योर आंसर. तो वो इवेंचुअली बेटा हम लोगों को एग्जामिनर्स को सिग्नल करता है उसको यही ट्रैप कर लो. इज नॉट कॉन्फिडेंट. अरे इतना कॉन्फिडेंस आंसर दो उसको अपने आप पे शक हो जाए. तू ही गलत बोल रहा, मैं ही ठीक. एथेरोस्क्लेरोसिस, मायोकार्डियल इंफार्क्शन एंड स्ट्रोक. Remember this thing बेटा.
नॉर्मल लाइपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म का मीनिंग होता है कि आपका एलडीएल लेवल नॉर्मल रहे, विद इन नॉर्मल रेंज, सो दैट बॉडी की जो जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है फ्रॉम फैट्स एंड इट्स एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स वो पूरी होती रहे। दूसरा, योर एचडीएल कोलेस्ट्रॉल शुड ऑल्सो रिमेन विद इन प्रेस्क्राइब्ड लिमिट, विद इन प्रेस्क्राइब्ड लिमिट। ओनली देन एथेरोस्क्लेरोसिस, मायोकार्डियल इंफार्क्शन एंड स्ट्रोक, ऐसा नहीं है बेटा ये नहीं होंगे, लेकिन इनका होने का चांस बहुत घट जाता है, बहुत घट जाता है। बहुत पॉपुलर बिलीफ होता है ना बेटा, जो 50 साल से सिगरेट पीता है वो नहीं मरता, जिसने कभी लाइफ में सिगरेट नहीं पी होती वो 30 साल में मर जाता। कहता है ना, अरे कितना अच्छा आदमी था, कभी सिगरेट नहीं पी, दारू नहीं पी, कैंसर हो गया, मर गया हार्ट अटैक से। इसीलिए रिस्क फैक्टर होता है, वी टॉक अबाउट रिस्क फैक्टर। Then lipoprotein population distribution, serum lipoprotein concentration differ between adult, ठीक है। This effectively ends your lecture here beta with HDL metabolism. Now a word on atherosclerosis. Let us say beta this is your coronary artery. Please pay attention here beta. Class, please pay attention here, all of you, backbenchers. Let us say this is your coronary artery. Now, prerequisite of atherosclerosis is that your LDL and VLDL level should be elevated. LDL and VLDL level should be elevated. बेटा खुद सोचो, LDL कोलेस्ट्रॉल बनता किससे है? फ्रॉम एक्शन ऑफ लाइपोप्रोटीन लाइपेज ऑन VLDL, लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक्शन ऑन VLDL। नेचुरली जिसका LDL कोलेस्ट्रॉल बड़ा होगा बेटा, उसका VLDL कोलेस्ट्रॉल भी बड़ा हुआ ही होगा। ओके, कॉमन सेंस। Why lowering of HDL कोलेस्ट्रॉल बेटा, इस पे मैंने स्टार क्यों लगाया पता? क्योंकि अगर LDL कोलेस्ट्रॉल बेटा बढ़ा हुआ है, इफ योर LDL कोलेस्ट्रॉल इज एलिवेटेड, यू आर एट अ हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग एथेरोस्क्लेरोसिस, वेरी हाई रिस्क। लेकिन अगर HDL कोलेस्ट्रॉल भी बेटा उसमें घटा हुआ आ गया, तो फिर तो ना। Why this arch is towards left? किसने किया था एनाटॉमी में टॉप? Why this arch is toward left? The major part of that coronary artery is the left branch. If I am remembering it correct, बेटा left branch से तो ज़्यादा होता है। I think 65% population में it is from the left branch, and around 25% population has that right branch dominant, and lucky ones are those which have equal distribution from both right and left. Left ही होती है ना बेटा? हाँ बेटा, this is your blood flow. And remember, this blood flow
has elevated levels of LDL, has elevated levels of LDL. Now, initially बेटा क्या होगा? What was the first step? I told you that oxidation of low density lipoprotein by the action of free radicals, and what are the risk factors बेटा जिसमें free radicals ज़्यादा generate होते हैं? Chain smoker, if you have low or negligible vitamin C in your diet, no vitamin E, tocopherol in your diet, ऐसा नहीं बेटा दोज हु आर चेन स्मोकर उनमें जनरेशन ज़्यादा होता है. अगर आपके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की भी कमी है तो बेटा जितना नॉर्मली भी बॉडी में जनरेट हो रहा है वो भी मारने के लिए मोर देन इनफ होता है. दोज आर इनफ टू किल यू बेटा. इसलिए एंटीऑक्सीडेंट्स आर वेरी वेरी वाइटल कंपोनेंट ऑफ योर डाइट. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज macrophages will starts to get attracted towards this thing. पीछे तक दिख रहा है बेटा सबको? Is it visible? Macrophages will start to get attracted towards this oxidized LDL, forming a temporary foam cell. बिल्कुल एक जुवेनाइल एक टेम्पररी फोम सेल बनेगा. लेकिन बेटा मैक्रोफेजेस का जो एक्शन होता है एंटी बैक्टीरियल एक्शन या जो जिसे कहना चाहिए डिस्ट्रक्टिव एक्शन होता है वो भी फ्री रेडिकल से फ्री रेडिकल से ही काम करता है. अब ये ब्लड बेटा जो यहाँ पे जा रहा है ना, ये ब्लड बेटा इस फोम सेल से टकरा रहा है या नहीं टकरा रहा है? कहीं ना कहीं तो टकरा रहा होगा, है ना. इस ब्लड में बेटा एलिवेटेड एलडीएल है. क्या है? एलडीएल लेवल्स आर एलिवेटेड एंड देयर आर मोर एंड मोर मैक्रोफेजेस अटैच्ड टू इट जो और ज्यादा फ्री रेडिकल्स जनरेट कर रहे हैं. नाउ व्हाट विल हैपन बेटा? ये मैक्रोफेजेस और ज्यादा फ्री रेडिकल्स जनरेट करेंगे. इसकी तरफ ब्लड आ रहा है जिसमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी एलिवेटेड है, तो बेटा यहाँ पे और ज्यादा एलिवेशन होने लग जाएगा, जिसे कहना चाहिए ये फोम सेल और ज़्यादा बड़ा होता चला जाएगा. दिस फोम सेल इंक्रीजेज इन साइज. ये इंक्रीज क्यों हुआ है बेटा? क्योंकि अभी तक पेशेंट का एलडीएल कोलेस्ट्रॉल तो कम नहीं हुआ है. वही ब्लड बेटा वापस आर्टरी में एंटर कर रहा है और पहले तो सिगरेट स्मोकिंग की वजह से बेटा फ्री रेडिकल्स थे, अब तो मैक्रोफेजेस भी फ्री रेडिकल जनरेट कर रही है वहाँ पे. तो मान लो जो रेट ऑफ ऑक्सीडेशन पहले था वो तो अब 2-3 गुना हो चुका है बेटा. अब ये फोम सेल बड़ा हो गया. दिस फोम सेल हैज इंक्रीज्ड इन साइज. नाउ इट विल अट्रैक्ट इवन मोर मैक्रोफेजेस. और अब क्या होगा बेटा? ये आर्टरी दिख रही है ना, आर्टरी, इट स्टार्ट्स टू गेट एम्बेडेड इन दिस आर्टरी. ये इस आर्टरी में बेटा एम्बेड हो चुका है. आसान भाषा में कहें तो इसी आर्टरी का एक पार्ट बन गया है. नाउ इट हैज बिकम पार्ट ऑफ दिस आर्टरी. अगर आप ध्यान से देखें ना तो अभी से इसने ल्यूमेन को कम करना शुरू कर दिया. अभी से ही बेटा इस आर्टरी का ल्यूमेन थोड़ा सा कम हो गया है. हालांकि अभी इतना नहीं है लेकिन फिर भी कम होना शुरू हो गया है. नाउ दिस इज कॉल्ड अ फोम सेल. ये एक प्रॉपर फोम सेल है. लेकिन यहां से भी कंडीशन बेटा पूरी तरह रिवर्स की जा सकती है. स्टैंडर्ड मेडिकेशंस, नॉट इवन विद मेडिकेशंस ऑल्सो, अगर आप अपना डाइटरी इंप्रूवमेंट लाइफस्टाइल इंप्रूव करें इट कैन बी रिवर्स्ड. लेकिन अब इसके आगे जो होगा बेटा वो बहुत खतरनाक है. दिस फोम सेल कंटिन्यूज टू ग्रो इनटू एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक.
and this atherosclerotic plaque is very 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 tightly attached to the walls of artery, walls of, इसीलिए बेटा अब ये स्टेज इरिवर्सिबल हो जाती है क्योंकि अब इसको हटाया ही नहीं जा सकता। आप चाहे जितना मर्जी लाइफस्टाइल चेंज कर लो, जितना भी आप लिमिट ऑल्टरेशन कर लो, ये अब ऐसे ही रहेगा। द मैक्सिमम यू कैन डू इज दैट यू कैन कंटेन दिस स्टेज टू दिस साइज हो, यहीं तक कि आप इसे कंटेन करके रख सकते हैं, आप इसे आगे मत बढ़ने दीजिए, लेकिन ये इतना रहेगा। नाउ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हाट विल हैपन, दिस फोम सेल विल कंटिन्यू टू ग्रो। अब देख रहे हो यहां पे कितनी ब्लॉकेज आ चुकी है। एंड हाउ दिस इज ग्रोइंग बेटा, by continuous oxidation of LDL cholesterol, continuous oxidation of more and more LDL cholesterol and trapping of more and more macrophages, trapping of more and more macrophages। बेटा ये अंदर ये macrophages दिख रही हैं, these black dots, these have got trapped inside now। finally ये देखो, यहां से इनिशियली ब्लड फ्लो तो इतना हो रहा था, दिस वाज द इनिशियल ब्लड फ्लो, ठीक। अब यहां से कितना ब्लड फ्लो रह गया बेटा, बस इतना रह गया, अब बस इतना ही जा पा रहा है आगे तक, एंड इट विल कॉज MI। लेकिन ये इमीडिएटली नहीं होता, पता है। जिस टिश्यू की तरफ बेटा ब्लड फ्लो धीमा होता है, रुकता नहीं है, धीमा होता है, इवेंचुअली दैट टिश्यू, दैट हार्ट मसल starts to starve, वो स्टार्व होना शुरू होती है बेटा। फर्स्टली इट बिगिंस टू स्टार्व, धीरे धीरे बेटा एक माह द कार्डियोसाइट बिगिंस टू डाई, 2, 5, 10, धीरे धीरे वो पूरा हिस्सा डेड होने लग जाता है, इट स्टार्ट्स टू डाई एन मास। हार्ट मसल बेटा साथ में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करती है और ऐसे रिलैक्स करती है इन यूनिसेंस, अगर कभी आपने देखा। लेकिन जो बेटा पार्ट MI तो नहीं कहना चाहिए, जो एथेरोस्क्लेरोसिस से बेटा इफेक्ट होता है ना, वो ऐसे एक डेड टिश्यू की तरह लटक जाता है हार्ट के आगे, एकदम डेड टिश्यू की तरह। व्हाई इट हैज बिकम डेड, बिकॉज इट हैज नॉट गॉट प्रॉपर न्यूट्रिशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसलिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो मर जाता है बेटा वो टिश्यू। अब वो कॉन्ट्रैक्ट हार्ट के साथ प्रॉपरली नहीं करेगा बेटा, वो ऐसे एक जैसे कह रहे हैं हिस्सा एक आगे ऐसे लटका हुआ है, which has no function and it is creating unnecessary pressure on cardiac muscles। जैसे जैसे ये कंडीशन बेटा प्रोग्रेस होती चली जाती है, it increases chances of myocardial infarction, क्योंकि आपका हार्ट प्रोग्रेसिवली कमजोर होता चला जाता है। कुछ लोग होते हैं ना बेटा, वो 1 किलोमीटर भी दौड़ लेते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग होते हैं बेटा, वो शायद पोडियम पे इतने 4 सीढ़ी चढ़ेंगे, इतने में उनकी सांस फूल जाएगी। दैट्स अ वेरी गुड इंडिकेटर दैट योर हार्ट इज नॉट प्रॉपरली हेल्दी। ओके, सो दिस वाज द क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और एथेरोस्क्लेरोसिस बेस्ड ऑन LDL मेटाबॉलिज्म, स्पेसिफिकली बेटा LDL मेटाबॉलिज्म। वैसे तो उसमें VLDL का भी रोल होता है, HDL का भी रोल होता है, बट इसका चीफ कल्प्रिट जो माना जाता है बेटा, दैट इज LDL कोलेस्ट्रॉल। एनी डाउट्स? दिस कंप्लीट्स विद योर lipoproteins। प्लीज पे वेरी गुड अटेंशन ऑन LDL and HDL, the clinical interpretation atherosclerosis, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, दैट रिसेप्टर मीडिएटेड इनटेक इन सेल्स ऑल्सो, इन हिपेटोसाइट्स ऑल्सो। ओके, जब वो रिसेप्टर मीडिएटेड इनटेक आपको पता चलेगा, तब आपको पता चलेगा कि कौन सा HDL किस तरफ से कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट कर रहा है और LDL किस तरफ से कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट कर रहा है और किसको कर रहा है। ओके, एनी क्वेरीज? ठीक है।